नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सामाजिक विज्ञान को लेके हम बात करेंगे। कक्षा 7 की ये रहेगी और यहाँ पर अपना जो पार्ट रहेगा वो मानवीय पर्यावरण को लेके रहेगा। उसमें अपन बस्तियाँ हैं, परिवहन है, संचार है और ये इंपॉर्टेंट बात और है कि ये ज्योग्राफी का अपना ये टॉपिक रहेगा और इसमें चैप्टर नंबर 7 जो है उसको लेके अपन बात करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने लिए क्या रहती है भाई, पार्ट तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको जो है ये पार्ट बढ़िया ढंग से आपको जो है समझाया हुआ मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो है आपको नोट्स टाइप में जो है वो यहाँ पे समझाऊंगा। नोट्स किस प्रकार इसके बनाए जाते हैं और किस किस लाइन से जो है किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत विस्तार से जो है आपको ये समझाई जाएगी। इस प्रकार का वीडियो आपको जो है यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद की गारंटी मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले बात करें बस्तियों को लेकर कि बस्तियाँ जो है वो क्या होती हैं। वे स्थान जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, क्योंकि देखो आजकल जो है वो कथन से संबंधित जो वाक्य जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं अपने लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, बस्तियाँ जो है वो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं। और प्रारंभिक मनुष्य की मैं बात करूँ तो वृक्षों और जो गुफाएं होती थी उसमें वो लोग निवास करते थे। उनके पास स्थायी घर नहीं हुआ करते थे, वो स्थायी रूप से कहीं पर भी निवास नहीं करते थे। जहाँ कहीं भी जंगल उसको दिखा वो जंगल में रहने लग जाते थे। कोई पेड़ उसको दिखा तो उस पेड़ के ऊपर ही वो अपना घर बना लेते थे और उसी पर वो रहने लग जाते थे। घर तो अपन क्या कहेंगे उसको, वो एक जब बस बिल्कुल अपन कहें कि रहने लायक वो स्थान थोड़ा सा बना बना वो लेते थे। ठीक है, जब मनुष्य ने जब फसलें उगाना प्रारंभ किया तो स्थायी घर उनके बनने जो है वो शुरू हो गए थे। और आवश्यक भी हो गया था उनके लिए कि फसल जब वो उगा रहे हैं एक जगह पे रह के, तो उनके लिए आवश्यक भी हो गया था कि वो घर बनाएं। आगे मैं बात करूं तो बस्तियों का जो विकास है वो नदी घाटियों के पास में ज़्यादा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो ज़रूरतें जो थी वो वहाँ पर पूरी हो रही थी। क्योंकि नदी जो होगी तो नदी के पास में देखिए पानी की व्यवस्था रहती है। पानी के अलावा तो जानवर भी वहाँ पर आते हैं, तो शिकार वगैरह करके वो अपना जीवन यापन कर लेता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पानी थी, क्योंकि पानी की पूर्ति से जो है वो अपनी फसलें वगैरह जो है वहाँ पर उपजा लिया करता था। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलिए मैं आगे बात करूँ तो वे स्थान जहाँ भवन हैं, बस्तियाँ हैं आदि विकसित हुई, वे कहलाए बसाव स्थान। उनको क्या कहा गया? बसाव स्थान उनको कहा गया। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए जो है प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं उनको लेके मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो अनुकूल जलवायु वहां पर होनी चाहिए, और बिल्कुल होती भी है। प्राकृतिक दशाएं जो है अनुकूल जलवायु होगी मनुष्य के, तब जाकर वो वहां पर रहने लगेगा। जल की उपलब्धता वहां पर होनी चाहिए, अगर जल होगा तो वहां पर वो रहेगा। उपयुक्त भूमि वहां पर होनी चाहिए, समतल भूमि वहां पर होनी चाहिए ताकि वो खेती वगैरह कर सके। और उपजाऊ मिट्टी जो है वो भी वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि उपजाऊ मिट्टी होगी तो अनाज वगैरह उसको अच्छी तरीके से वो पैदा कर सकेगा। चलिए आगे देखिए, आगे मैं बात करूँ तो बस्तियाँ जो है वो आपको दो प्रकार की मिलेंगी। दो प्रकार की बस्तियाँ जो है होती हैं, एक तो होती है स्थायी बस्ती और एक होती है अस्थायी बस्ती। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, इनका जिनका समय जो है वो निश्चित होता है कि भाई अपने को 4 महीने रहना है, 2 महीने रहना है, वो बस्तियाँ जो है वो कहलाती हैं अस्थायी बस्तियाँ। वो 4-6 महीने बाद में दूसरे स्थान पे चले जाएँगे। और ये बस्तियाँ जो है वो होती हैं घने जंगलों में, गर्म व ठंडे जो रेगिस्तान है उनमें आपको देखने को मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कोई बर्फीला इलाका है तो वहाँ पे जैसे ही बर्फ़ गिरेगी वहाँ से वो आ जाएँगे, नीचे आ जाएँगे। और जैसे ही बर्फ़ पिघलती है वो वापस ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले स्थानों में जाकर रहने लग जाते हैं। 4-6 महीने वहाँ रहते हैं फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है? और यहाँ के जो निवासी होते हैं वो शिकार ज़्यादा करते हैं, संग्रहण की उनकी प्रवृत्ति होती है, स्थानांतरण कृषि है और ऋतु प्रवास भी वो करते हैं। यानी ऋतुओं के अनुसार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं। आगे मैं बात करूँ ऋतु प्रवास को लेकर तो ऋतु प्रवास क्या होता है, देखो लोगों के मौसमी आवागमन को जो है वो कहा जाता है ऋतु प्रवास। यानी मौसम जैसे बदलेगा, जैसे बर्फीला मौसम आया तो बर्फीले क्षेत्रों को छोड़ के वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। आगे देखिए कि जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार जो है नए चारागाहों की खोज में जो है वो निकल आते हैं। नए चारागाह उनको ढूंढने होते हैं और नए चारागाहों के लिए उनको स्थान भी बदलना होता है। आगे मैं बात करूँ तो बस्तियाँ जो है वो ग्रामीण और शहरी भी हो सकती हैं। तो ग्रामीण बस्तियाँ जो है वो किस प्रकार की होती हैं, देखिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो कृषि है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, दस्तकारी है एवं पशुपालन संबंधी जो कार्य होते हैं वो करते हैं। ग्रामीण बस्तियों की ये प्रमुख विशेषता होती है। और ये जो होती हैं सघन एवं प्रकीर्ण हो सकती हैं, यानी कुछ बस्तियाँ जो है घनी भी हो सकती हैं। गाँव का अगर मैं बात करूँ, अपने गाँव में रहते हैं तो गाँव का जो मुख्य जो चौक है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। और ढाणियों में भी लोग रहते हैं तो वो प्रकीर्ण अवस्था में हो गया, यानी चित्रे हुए क्षेत्र में वो हो गया। सघन बस्तियों में जो है घर पास-पास में होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में जो है वो दूर-दूर होते हैं। और इस प्रकार की बस्तियाँ जो है मुख्य से आपको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। घने जंगलों में इस प्रकार की बस्तियाँ हो सकती हैं और अति विषम जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की बस्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए आगे मैं बात करूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल अपने घर बना लेते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उसमें ढाल वाली छत जो है वो बनाई जाती है, ताकि जब भी वर्षा हो तो पानी जल्दी से जल्दी नीचे चला जाए। और वर्षा के समय जल जो है जमाव वाले क्षेत्रों में ऊंचे जो प्लेटफॉर्म वाले या स्टील्स घर जो है वो बनाए जाते हैं।
वो दिखाएँगे आपको किस प्रकार के घर वगैरह होते हैं। यानी कुछ ऊँचाई पे वो घर बनाते हैं और वहाँ पर स्टील्स वगैरह यानी कच्चे घर वही वो होते हैं, ज़्यादा पक्के वगैरह नहीं होते हैं। लकड़ी वगैरह के इस प्रकार के वो घर बनाए हुए होते हैं। और गर्म जलवायु वाले घरों में जो है मिट्टी की जो मोटी दीवार है, वो बनाई जाती है ताकि गर्मी जो है उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सके। आगे मैं बात करूँ शहरी बस्तियों को लेके तो इनकी कोई ख़ास विशेषताएँ नहीं है। इन बस्तियों के लोग जो है निर्माण है, व्यापार है, सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं यानी सारे जो है बिज़नेसमैन होते हैं। ठीक है? यहाँ बस्तियाँ जो है बड़ी और सघन हो सकती हैं। छितरी हुई अवस्था में यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वो नहीं होती हैं। आगे मैं बात करूँ परिवहन को लेके कि परिवहन जो है वो क्या होता है? नया टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, समझ में आना चाहिए आपके कि परिवहन लोगों या सामान के आवागमन का एक साधन होता है और हमारे देश में सामान्यतः आपको गधे हैं, खच्चर है, बैल है, ऊँट है आदि का उपयोग उस समय हुआ करता था लेकिन वर्तमान में इनमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है वो ज़्यादा चलने लगे हैं, ठीक है? दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज़ पर्वत के क्षेत्र में लामा का जो है उपयोग किया जाता था यातायात के रूप में, परिवहन के रूप में। याद रखना है एंडीज़ पर्वत के क्षेत्र में लामा और ये प्रश्न भी याद रखना है कि तिब्बत में जो है याक का ज़्यादा उपयोग होता है। भारत का मैंने बता दिया, दक्षिण अफ्रीका का मैंने बता दिया। तिब्बत में जो है वो याक का आवागमन या परिवहन के लिए काम में लिया जाता है। परिवहन के आपको मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के साधन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ सड़क मार्ग आपको मिलेगा, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है। ये चारों मार्ग आपको बढ़िया ढंग से याद होनी चाहिए। चलिए आगे बात करूँ सबसे पहले जो अपना रहेगा वो रहेगा सड़क मार्ग। देखिए कम दूरी यातायात के लिए सबसे उपयोगी साधन सबसे उपयोगी अगर माना जाए कोई मार्ग तो वो होता है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से अगर आपको जाना है तो कम दूरी वहाँ पे होनी चाहिए, ज़्यादा दूरी के लिए वो पॉसिबल नहीं है और अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा महँगा पड़ेगा। ठीक है? सड़कें इसकी जो है पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की हो सकती हैं, कच्ची सड़कें भी होती हैं और पक्की सड़कें भी होती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का जो है वो काफ़ी घना जाल बिछा हुआ होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा सड़कें जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। और हिमालय पर्वत पर जो है मनाली है, लेह है, राजमार्ग विश्व के सबसे ऊँचे सड़क मार्गों में से एक माना जाता है। याद रखना है हिमालय पर्वत पर मनाली लेह मार्ग विश्व के सबसे ऊँचे पहाड़ों पर या सबसे ऊँची जो सड़कें हैं, उनमें ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे प्रमुख ये माना जाता है। आगे मैं बात करूँ तो भूमिगत जो सड़कें होती हैं उनको कहा जाता है भूमिगत मार्ग या जिनको सबवे के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए कि भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य जो राजमार्ग हैं वो भी आपको मिलेंगे। बहुत सारे हैं अपने राष्ट्रीय और राज्य मार्ग हैं जिसको अपन कहते हैं एनएच कहते हैं, ठीक है? एनएच वाले नेशनल हाईवे जो होते हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। आगे बात करें तो भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण जो है वो बिल्कुल नवीनतम माना गया है और स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, इन सबको आपस में जोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है आसानी रहे, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सड़क जो है किस प्रकार की होती है, ये पक्की सड़क आपको दिख रही होगी और इस वाली जो है वो कच्ची सड़क होती है। ये सारे जानते हैं गाँव में रहने वाले लोग हैं या शहरों में भी रहते हैं तो इस प्रकार की सड़कें आपने देखी होंगी। चलिए आगे बात करें रेल मार्ग को लेके कि रेल मार्ग जो है वो क्या होता है? रेल मार्ग से अगर आपको जाना है तो तीव्रता से आप पहुँच सकते हैं और कम खर्च में जो है ये सबसे आवागमन का अच्छा साधन माना जाता है और सुपरफ़ास्ट रेलगाड़ियों से जो है परिवहन की गति और ज़्यादा जो है बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा तीव्रता से जो है रेल परिवहन का विकास भी हुआ है और भारतीय रेल मार्गों का जाल जो है एशिया में सबसे बड़ा जाल भी माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आगे देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ये रहता है, याद रखना है आपको। ये और ये पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित जो व्लादिवोस्टोक जगह है वहाँ तक ये जाता है। यानी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेके प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित है एक जगह का नाम है व्लादिवोस्टोक, वहाँ तक ये राजमार्ग जाता है। अब यहाँ पर क्या आप जानते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पर अपने पुस्तक में दी गई है, वो ये है कि जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊँचाई पर चलती है और जिसका सबसे ऊँचा बिंदु समुद्र तल से जो रहता है वो रहता है 5072 मीटर का, ठीक है? याद रखिएगा ये है अपना रेल मार्ग, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, वो जो अपना सबसे विश्व का सबसे लंबा जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग था उसको लेके बात करें, जो पश्चिमी रूस से लेके सेंट पीटर्सबर्ग के प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ से ये जाता है मॉस्को, मॉस्को से कजान तक जाता है और ये रहा टिन्सबर्ग और ये रहा ट्यूमिन, ओमस्क और ये देखिए इधर से जाता हुआ फिर देखिए यहाँ पे अंगास है, चिता है और खब्बो रोवर्क्स है। इसके बाद में लास्ट में आता है व्लादिवोस्टोक, यानी पूरे रूस के बीच से ये गुजर कर जो है अंत तक पहुँचता है, ठीक है? चलिए समझ में आ गया होगा इतना। आगे बात करें जलमार्ग को लेके तो आप इस बार के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जो है जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। जलमार्ग से ही जो है लंबी दूरियां जो है तय की जाती थी। अधिक दूरी और भार या बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जो है जलमार्ग सबसे सस्ता जो साधन है वो ये माना जाता है और ये मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग हो सकते हैं और समुद्री मार्ग, ये दो प्रकार के हो सकते हैं।
नावें, नदियों और झीलों का उपयोग जो है अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए होता है। भई नदियाँ हैं, झीलें हैं, इनका प्रयोग जो है वो देश में ही जो है जलमार्ग के लिए किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्गों में मैं बात करूँ तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो नदी तंत्र है, एक तो वो हो गया। उत्तरी अमेरिका में मैं बात करूँ तो ग्रेट लेक है, अफ्रीका में जैसे नील नदी है। तो ये प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जो एक देश तक ही सीमित होते हैं। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः आपको व्यापारिक मॉल या सामान को एक देश से दूसरे देश पहुँचाने के लिए भी किया जाता है। और ये मार्ग पतनों से जुड़े हुए होते हैं, जो किनारे हैं उनसे वो जुड़े हुए होते हैं, बंदरगाहों से ये जुड़े हुए होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण जो बंदरगाह हैं, एशिया में सिंगापुर है, मुंबई है, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स है, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है, अफ्रीका में डरबन है, केप टाउन है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी आपको देखने को मिलेगा, यूरोप में आपको लंदन देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। चलिए, वायुमार्ग को लेकर बात करें तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित ये परिवहन सबसे तीव्र मार्ग माना जाता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा भी पड़ता है। सबसे महंगे अगर परिवहन की बात की जाए तो वो वायुमार्ग सबसे महंगा रहता है। वायु यातायात, खराब मौसम है जैसे कोहरे या तूफान में ये खूब प्रभावित होते हैं। ये यातायात का अकेला एक साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरह स्थानों तक पहुंचा जा सकता है। यानी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर ये पहुंच नहीं सकता, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। और विशेष रूप से जहाँ सड़क व रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन है, जल है, कपड़े है, दवाएं हैं आदि बांटने में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतनों की मैं बात करूँ तो दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, फ्रैंकफर्ट है और काहिरा है। ये कुछ मुख्य जो है मार्ग माने गए हैं। आगे अपना लास्ट जो बिंदु रहता है वो रहता है संचार का। तो संचार जो है दूसरों के पास तक सूचनाएं पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है। तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के जो है नवीन और तीव्र साधनों को जो है विकसित कर लिया है। और संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना की जो क्रांति है वो आ चुकी है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग जो है वो हो रहा है। समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, बड़ी संख्या में लोगों तक जो है अपनी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं और इसलिए इनको कहा गया है जनसंपर्क माध्यम। और सैटेलाइट में संचार में तीव्रता आई है, तेल की खोज हुई है, वनों का सर्वेक्षण हो रहा है, भूमिगत जल है, खनिज संपदा है, मौसम का पूर्वानुमान है, आपदा की पूर्व चेतावनी है, आदि सब सैटेलाइट से जो है संभव हो पाया है। सभी की जो सूचनाएं हैं वो जल्दी ही अपने तक पहुंच जाती हैं। और अब तो इंटरनेट एक इतना खतरनाक वाला हो गया है कि पूछो ही मत आप, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक जो है लोकप्रिय बन चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन जो है अधिक सुखमय भी हो रहा है। और घर बैठे ही जो है रेल है, हवाई जहाज़ है, सिनेमा है, होटल आदि के लिए टिकट भी अपन बुक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों में बातचीत भी हो जाती है और सेवाओं का आदान प्रदान भी हो जाता है। यानी अपन कहें तो वही सबसे अच्छी सुविधा जो रहती है वो अपने संचार की ही रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर देखिए, ये कुछ आपको मैप दिख रहा होगा, बढ़िया वाला मैप है। बढ़िया से इसको याद करना है, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने को बढ़िया से इसको काम में भी लेना है। और इसके साथ साथ में एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो कि अपना HSC स्टडी टॉक जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे जो हैं उन्हें साथ में जुड़ सकें। सबसे पहले बात करें, देखिए ये डॉट डॉट वाले जो बिंदु दिख रहे हैं आपको, प्रमुख समुद्र और हवाई पतन यहाँ पर है। और जो रेड लाइन्स यहाँ पर दिख रही हैं, ये रेड लाइन्स जो रहेंगी वो वायु मार्ग रहेगा। जैसे मैं अपने यहाँ पे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में देखिए दिल्ली है, दिल्ली से देखिए कोलकाता का ये हवाई मार्ग है। इसके अलावा चेन्नई है, मुंबई से ये जुड़ा हुआ है, अन्य देशों से भी ये जुड़ा हुआ है। ये आप आराम से इसको देख लीजिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और यहाँ पर जलमार्ग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर डॉट डॉट जो भी दिखाए गए हैं वो जलमार्ग है। देखिए इंडिया में भी अपने बहुत सारे जलमार्ग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे कोलकाता जुड़ा हुआ है, चेन्नई है, कोलंबो से भी अपन जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुंबई है, कराची से भी अपने जो है जलमार्ग से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दुबई वगैरह है। आगे मैं बात करूँ अदन वगैरह और ये सेशल्स वगैरह और ऑस्ट्रेलिया से भी अपन देखो, मुंबई से सीधे आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा आपकी क्लियर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और लंबा खींच के या इसको उपयोग करके वो देख लीजिएगा, एक एक चीज़ आपके बढ़िया से समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।